हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथ जोन। ठीक है, तो मैं जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का पीआईक्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ उनका फर्स्ट 1 to 5 क्वेश्चंस एमसीक्यू में प्रोवाइड कर दिया था 2011 से 2022 तक। देन उसके बाद 2023 और 4 में जितना एग्जाम होगा उनका सॉल्यूशंस बाद में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में? V be a subspace of a twice differentiable function on R satisfying this condition। ठीक है ना। एंड t कहां से कहां तक? V से R स्क्वायर तक। समझ में आ रहा है? देखो पहले V क्या है? V क्या है? देखो V satisfying this one ना, तो f डबल डैश माइनस 2f डैश प्लस f इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा भाई? इनको सॉल्व करोगे, इनको तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। समझ में आ रहा है? मतलब f इक्वल टू ई पावर एम एक्स ट्रिवियल सॉल्यूशन मान लोगे तो देन ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा? +1 इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा? d माइनस 1 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से क्या होगा? d इक्वल टू 1,1। सो जेनरल सॉल्यूशन क्या होता है आप बताओ? जेनरल सॉल्यूशन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू ए ई पावर एक्स प्लस बी एक्स ई पावर एक्स। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है भाई? v इक्वल टू स्पैन ऑफ ई पावर एक्स एक्स ई पावर एक्स। देखो ध्यान से देखना, v be a space of the twice differentiable function satisfying this one। ठीक है ना। तो v इनको स्पैन कर रहा है और ये क्या है भाई? लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड स्पैन कर रहा है v को। सो बेसिस ऑफ v इक्वल टू ई पावर एक्स एक्स ई पावर एक्स। देखो इसको मैं बोल नहीं रहा हूं दा बेसिस, मतलब ए बेसिस। ठीक है ना। ए से काम चल जाएगा। ठीक है, हमारे पास ए बेसिस मिल गया। ठीक है, वो मिल गया। ठीक है, हमारे पास ये हो गया, ए बेसिस ऑफ v मिल गया है। क्यों, कैसे मिला है? समझ में आया? नाउ आर स्क्वायर, इनका स्टैंडर्ड बेसिस क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस मतलब बेसिस आर स्क्वायर का लेना है, हम लोग स्टैंडर्ड बेसिस ही लेंगे। क्यों लेंगे? बार बार बोला हूं। ठीक है, हो गया। नाउ हमें फाइंड करना है टी ऐसे डिफाइन कर दिया गया है, टी एफ इक्वल टू ये एफ डैश 0 एफ 0। ठीक है ना। देन बोलना है 1 1 1 2 की। ठीक है ना, दोनों का बेसिस आ गया। नाउ हम लोग कर देंगे। तो टी ऑफ ई पावर एक्स v टू w, टी कहां से कहां तक भाई? नोटिस करो, v से आर स्क्वायर तक टी है। ठीक है ना। तो v का जो बेसिस है उनका फर्स्ट को लिखेंगे, टी ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू एफ डॉट एक्स मीन्स ई पावर एक्स इंटू 0 मीन्स 1,1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 1,1 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 1,0 प्लस 1 इंटू 0,1 लिख सकते हैं। नाउ टी ऑफ एक्स ई पावर एक्स। ठीक है, देखो एक यहाँ पे एफ डॉट एक्स मीन्स एक्स इंटू ई पावर एक्स, ये फिर से क्या होगा? 1 होगा और ये 0 हो जाएगा। आप पुट करके देखिएगा ना। क्लियर लग रहा है? मेरे को क्लियर लग रहा है, मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं। ठीक है, 0 इंटू 0,1। नाउ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या होगा? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी क्या होगा? इनका जो कोइफिशिएंट है ये फर्स्ट कॉलम में बैठ जाएगा। इनका जो कोइफिशिएंट है सेकेंड कॉलम में बैठ जाएगा। ठीक है, इनका रैंक कितना है? देखो इसको ए मैट्रिक्स में मान लेता हूं। समझ में आ रहा है? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी को मैं ए माना हूं। ये 2x2 मैट्रिक्स है। इनका रैंक ऑफ ए कितना है भाई? रैंक ऑफ ए 2 है। इसका मतलब नालिटी, अच्छा नालिटी को ऐसे डिनोट कर रहा हूं, नालिटी ऑफ टी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है? ये जो है 1 1 है भाई। जब मैट्रिक्स जो 1 1 है मतलब क्या है? अल्टीमेटली टी और ए, मतलब टी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था वो भी तो 1 1 है ना। टी 1 1 है, राइट। नाउ व्हाट अबाउट ऑन टू? टी 1 1 है। नाउ हम लोग क्या बोले थे? डायमेंशन ऑफ आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इक्वल टू, मतलब डोमेन का डायमेंशन इक्वल टू रैंक ऑफ टी होना चाहिए भाई। रैंक ऑफ टी इक्वल टू तो रैंक ऑफ ए ना। मैट्रिक्स फॉर्म का उनका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन उनका रैंक 2 है, तो
जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनका भी तो मैट्रिक्स फॉर्म का रैंक 2 ही है ना। इसका मतलब क्या, T ऑन 2। कितना कुछ कैसे कर सकते हो, देखो T V2R² था, डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू 2 इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R²। सो 1 1 इफ एंड ओनली ऑन 2। क्लियर भाई, V से R² तक जा रहा है और दोनों का डायमेंशन सेम सेम है, तो ये 1 1 है तो ये ऑन 2 बन जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब मैं पहले रिजल्ट करवा दिया हूं, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हो, तो ऑल एंगल से अप्रोच करोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हूं इतना तरीके से, तो आपको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी ना लगा, मतलब टाइम लगा, बट आप जब करोगे आप तो किसी और को समझाओगे नहीं ना, आप डायरेक्टली लिखोगे तो 2 मिनट का काम है। सीधा सीधा आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे और देन बेसिस आ जाएगा और डायरेक्टली मैट्रिक्स लिखोगे, और मैट्रिक्स इन्वर्टेबल हो रहा है तो 1 1 ऑन 2 बोल दोगे, क्योंकि डोमेन एंड कोडोमेन का जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डोमेन एंड कोडोमेन दोनों का डायमेंशन सेम है, ठीक है ना। तो 1 1 है तो ऑन 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर, ऐसे ये क्वेश्चन का अप्रोच करते हैं। आप अप्रोच सीखिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन का लेवल दिन दिन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत कुछ कॉन्सेप्ट अलग हो गया, कॉन्सेप्ट सेम ही है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपके पास, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये 2015 जून में आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, टी बोल रहा है 4x4 रियल मैट्रिक्स टी पावर 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, टी नीलपोटेंट दिया है, टी नीलपोटेंट दिया है कि नहीं, और नाउ बोला गया है के आई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी पावर आई, और आई का वैल्यू 1 से 4 तक जा रहा है, ऐसे मतलब बोला दिया गया, मतलब डिफाइन है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबिलिटी फॉर द सीक्वेंस K1 लेस और इक्वल टू K2 लेस और इक्वल टू K3 लेस और इक्वल टू K4, ठीक है। नाउ सी, नाउ इसको अब करोगे कैसे, सी मीन्स टी पावर 4 इक्वल टू 0, टी पावर 4 इक्वल टू 0, ठीक है ना। टी पावर 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब टी नीलपोटेंट, टी नीलपोटेंट। इसका मतलब क्या, टी 4x4 मैट्रिक्स टी पावर 4 इक्वल टू 0। नाउ इफ nullity of t, nullity of t equal to 1, if nullity of t equal to 1 then क्या हो जाएगा भाई, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी को एकदम डायरेक्टली रो टी लिखते हैं, रैंक ऑफ टी 3 होगा, क्योंकि रैंक टी प्लस nullity t इक्वल टू 4, क्योंकि ये 4x4 मैट्रिक्स, क्लियर है ना। रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर और इक्वल टू, इसको रो से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस एन, एन मीन्स यहाँ पे 4 है। देखो ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, बी एन क्रॉस पी मैट्रिक्स है, ठीक है। इफ देन तो ए बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन ये फॉर्मूला क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन दिस एन, ठीक है ना, ये दिस एन, ठीक है। यहाँ पे तो दिस एन 4 है ना। नाउ रैंक ऑफ ए क्या है, हम लोग ए इक्वल टू बी चूज कर रहे हैं, ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी ले लिया, मतलब लोगे तो रैंक ऑफ ये क्या हो जाएगा आपका, रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू रैंक ऑफ ए क्या 3 प्लस ये भी रैंक ऑफ ए ये 3 माइनस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, राइट, ये आपका 4 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 2 हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, इसका मतलब नालिटी ऑफ ए स्क्वायर क्या बोल सकते हो, लेस और इक्वल टू 2, ऑब्वियसली, क्योंकि रैंक प्लस नालिटी इक्वल टू 4, यहाँ पे ये तो क्लियर है ना। रैंक ऑफ ए स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 2, इसका मतलब नालिटी ऑफ ए स्क्वायर लेस और इक्वल टू 2, क्योंकि रैंक प्लस नालिटी इक्वल टू 4, राइट। ये रिजल्ट आपको पता है, ऑब्वियसली समझ में आया कि रैंक ऑफ ए बी ग्रेटर और इक्वल टू रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस एन, एन यहाँ पे क्या है, ए एम क्रॉस एन होगा, बी एन क्रॉस पी होगा, तो दैट एन, ठीक है ना। नाउ इसका मतलब क्या, देखो
नालिटी ऑफ टी क्या हो सकता है, ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो सकते हैं ना, मैं 1 मान लिया था। इसका मतलब देखो नालिटी ऑफ टी जीरो नहीं होगा, नालिटी ऑफ टी जीरो नहीं होगा, टी पावर 4 इक्वल टू जीरो है ना, इसका मतलब नालिटी ऑफ टी कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, नालिटी ऑफ टी 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि रैंक फुल रैंक हो जाएगा तो टी पावर जितना पावर कर दोगे उनका रैंक फुल ही रहेगा, क्योंकि पता है रैंक ऑफ ए पावर एन इक्वल टू क्या, फॉर्मूला पता है ना, ये फॉर्मूला को यूज कर दोगे। ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ क्या बोल सकते हो, इसका मतलब 1 लेस और इक्वल टू रैंक ऑफ नालिटी ऑफ ए स्क्वायर, नालिटी ऑफ ए स्क्वायर मीन्स इनके लिए बोल रहा हूं ना। देखो ए को ही मैं टी लिख दिया हूं, अच्छा इसको टी मान लेते हैं। नाउ टी इक्वल टू ए इक्वल टू बी, नाउ ये ए स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टी से है। ठीक है ना, समझ रहे हो, तो ए से लिख दिया हूं, कोई नहीं। तो नालिटी ऑफ ए स्क्वायर मीन्स क्या, K2, राइट, लेस और इक्वल टू। हमारे पास क्या आया ना, K2 का जो वैल्यू है वो 1 से 2 तक ही हो सकता है। समझ में आया, क्लियर। देखो ये पहले फिर से समझो, टी पावर 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब नालिटी ऑफ टी ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, राइट, क्योंकि अदरवाइज रैंक फुल रैंक हो जाएगा तो मतलब क्या है, उनका जितना मर्जी स्क्वायर कर लोगे तो वो फुल रैंक ही होने वाला है। ठीक है ना, तो क्योंकि डिटर्मिनेंट से आप चेक कर सकते हो, समझ में आ रहा है। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर के इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर के होता है ना, तो डिटर्मिनेंट ही नॉन जीरो होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो समझ में आ रहा है। तो नालिटी तो एटलीस्ट 1 होगा, तो नालिटी 1 होगा तब जाके दिख रहा है कि ये कंडीशन आ गया मेरे पास। K2 के ऊपर क्या आ गया, 1 से 2 के बीच में ही K2 का वैल्यू होना चाहिए। यहाँ पे देखो K2 का वैल्यू which one is not possible, which of the following is not possible for the sequence। ठीक है ना, which of the following is not possible for the sequence आपको बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है K2 का वैल्यू क्या 1 से 2 के बीच में। नाउ K2 का यहाँ पे आपका K2 का वैल्यू आया 1 से 2 के बीच में, जब आप ये क्या है, ये भाई K1 का वैल्यू 1 लिए हो तो K1 का वैल्यू 1 लिए हो तो K1 का वैल्यू 1 लोगे तो K2 का वैल्यू 1 से 2 के बीच में आना चाहिए, यहाँ पे 3 है, नॉट पॉसिबल ना। समझ में आ रहा है, ये एमसीक्यू में था, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में था। K1 का वैल्यू आप 1 ले लोगे तो K2 का वैल्यू 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, यहाँ पे 3 देख के रखा है, तो बी ऑप्शन नेवर पॉसिबल। ठीक है, इन द सेम वे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नालिटी ऑफ टी को आप 3 ले सकते हो, देन चेक करोगे तो ये पॉसिबल है। नालिटी ऑफ टी को क्या मतलब, नालिटी ऑफ टी को आप 2 ले सकते हो, यहाँ पे भी देखोगे ये दोनों भी पॉसिबल है, आप चेक कर सकते हो। बट मैं पहले क्या किया, नालिटी ऑफ टी 1 से स्टार्ट किया, 1 तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से मैं डिटर्मिनेंट से दिखाया हूं कि इनका पावर टी पावर 4 इक्वल टू 0, इसका मतलब नालिटी एटलीस्ट 1 होगा ही होगा। समझ में आ रहा है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं बी ऑप्शन तो नेवर पॉसिबल। ये एमसीक्यू था तो बी ऑप्शन सही हो गया। आपको एग्जाम हॉल में करना है तो आप सी ऑप्शन के लिए मतलब सी डी दोनों के लिए मतलब नालिटी को 2 लेके चेक करोगे, एक के लिए 3 लेके चेक करोगे, ये तीनों होल्ड हो सकता है, मतलब इन तीनों का पॉसिबिलिटीज तो है, बट बी ऑप्शन के लिए कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा देन बी, कि नॉट पॉसिबल पूछा गया है। ठीक है ना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल कौन सा उसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन को आई डोंट थिंक कि थ्योरी जो मैं कर दिया हूं उसके बाद कोई पूछने का कोई जरूरत है। ये जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कैसे बोलोगे भाई ना, एफ ऑफ जो आर क्यूब है उनका जीरो वेक्टर क्या है, 0 0 0। ठीक है ना, उनका जीरो वेक्टर ये है, उनको कहां पे लेके जा रहा है, 4,0 पे लेके जा रहा है, बट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो उनको कहां लेके जाना है, 0,0 पे ही लेके जाना है। समझ में आ रहा है, तो आपको 0,0 पे ही लेके जाना है, बट वो लेके जा रहा है 4,0 पे, सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, ये तो गलत है। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। व्हाट अबाउट बी,
बी में बोला था देखो एक्स वाई का प्रोडक्ट फॉर्म है, आप काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लीजिएगा, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काउंटर एग्जाम्पल ढूंढ लीजिएगा, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। बहुत सारा काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के लिए कैसे कैंसिल होता है मैं थ्योरेटिकल पोर्शन में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। और ये देखो देखो लीनियर फॉर्म में ही है, एक्स जेड माइनस एक्स है, एक्स प्लस वाई है, इसके अंदर कोई क्या नहीं है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म भी नहीं है, कोई मॉड्यूलस भी नहीं है, कोई कांस्टेंट नॉन जीरो टर्म भी नहीं है। समझ में आया? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे चेक करोगे? टी टी वी टू डब्ल्यू टी वी टू डब्ल्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन क्या है ना, टी ऑफ एक्स प्लस वाई, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई, ठीक है, टी एक्स प्लस टी वाई, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट कंडीशन। और दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है, उसको आप लिखोगे टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू टी ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स, अल्फा इंटू टी एक्स, ठीक है। इन दोनों होल्ड करवाओ और जीरो एलिमेंट को जीरो एलिमेंट पे लेके जा रहा है वो भी चेक कर लेना, बट बाय डेफिनेशन इन दोनों को सेटिस्फाई करोगे तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो आपका आंसर हो रहा है ओनली यही चीजें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट टर्म है वेरिएबल्स का, तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टर्म है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। ये लीनियर फॉर्म में है, यहाँ पे मॉड्यूलस भी नहीं है, कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है, कोई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। कैसे होता है एकदम अच्छे से थ्योरी में डिटेल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, ओके। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर n p n डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू n। नाउ p2 से p4 t को दिया गया है, ठीक है, और t ऑफ px क्या है, p ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। p ऑफ px क्या है, p ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, समझ में? नाउ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P2 क्या भाई, 1x स्क्वायर। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P4 क्या, स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ P4 क्या, 1x स्क्वायर x क्यूब x4, राइट। T क्या है, T ऑफ Px इक्वल टू P ऑफ x स्क्वायर। सो हम कैसे लिखेंगे ना, P2 का फर्स्ट बेसिस को लिखेंगे, ये तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स 4, ऐसे लिखेंगे, राइट। टी ऑफ एक्स को लिखेंगे, टी ऑफ एक्स को कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसको कैसे लिखोगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बाकी सब 0 0 है, ठीक है ना। टी ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर उनका होल स्क्वायर, इसका मतलब 1 इंटू एक्स पावर 4 होगा, बाकी का कोएफिशिएंट 0 0 होगा, मतलब 0 इंटू 1, ऐसा फॉर्म में लिखोगे जैसे मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो टी का जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है उनको मैं टी टी कैपिटल टी, ठीक है ना, ऐसे मतलब बोल्ड कर दिया, ठीक है, इनसे डिनोट कर रहा हूं, ये क्या है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी, ठीक है, T4, सॉरी वो बोल्ड टी, ठीक है ना। इसको कैसे लिखोगे 1 0 0 0 0, इसको कैसे लिखोगे 0 0 1 0 0, इसको कैसे लिखोगे 0 0 0 0 1, ठीक है भाई। ये 3 डायमेंशनल है, ये 5 डायमेंशनल है, तो ये 5x3 मैट्रिक्स ही बनेगा। और यहाँ पे पाइवोटल देख रहा है, ये फर्स्ट पाइवोटल, ये सेकंड पाइवोटल, ये थर्ड पाइवोटल, भाई ये तो 0 रो है, 0 रो 0 रो, ये भी 0 रो, और 3 पाइवोटल मिल गया, इसका मतलब क्या है, रैंक
रैंक टी क्या हो जाएगा भाई, रैंक ऑफ टी क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो रैंक ऑफ टी देखो, टी भी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज ए लीनियर, भाई ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये चेक आप कर सकते हो राइट। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा ये आप चेक कर सकते हो, समझ में आ रहा है। इनका रैंक के बारे में पूछा गया है, मतलब रेंज क्या है, रैंक। देखो मैं ऑलरेडी गलत कुछ कर लिया हूं, देखो क्वेश्चन में पहले क्या था, क्वेश्चन का ऑप्शन देखना चाहिए था, मैं एक सजेशन दे रहा हूं। देखो ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा सही है, ठीक है, ये कैलकुलेशन पूरा का पूरा सही है, ठीक है, बट ये कैलकुलेशन सही होने से कुछ नहीं होता। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, क्वेश्चन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, ये है कि नहीं वो आपको पहले चेक करना है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं वो आपको पहले चेक करना है। तो चेक करके देखो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। देखो टी ऑफ ए पी प्लस क्यू एक्स, हम लोग फाइंड करेंगे कि ए एक फील्ड का एलिमेंट है राइट। तो ए पी प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करोगे, ए कांस्टेंट है बाहर लेके आ सकते हो, एक्स स्क्वायर है, क्यू इंटू एक्स स्क्वायर है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है ये तो समझ में आया ना। यहाँ पे पी क्यू को चेंज कर रहे हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर टर्म है, मतलब वेरिएबल का स्क्वायर टर्म थोड़ी है, ये पी है। इनका जो पॉलिनोमियल, इनका जो मतलब एलिमेंट है वो पॉलिनोमियल से डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो वो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहां से आप लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी ऑफ पी एक्स प्लस बी इंटू टी ऑफ, सॉरी बी नहीं है, ए इंटू, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पहले भाई चेक कर लो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। देन बोला गया रेंज के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पे रैंक 3 आ रहा है। रैंक क्या है, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस बोला गया 3 और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। समझ में आ रहा है, क्लियर, आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन में क्या दिया गया है उसको पहले चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में दिया गया है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं, पहले तो ये चेक कर लो। तो पहले आपको ये काम करना है, ये तो आपको दिख रहा है, आपको करना है। इसको करने के बाद इसको चेक करना है डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस कितना आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। VBA, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। VBA वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 10। टी ऑफ पी एक्स कैसे डिफाइन किया गया है, पी डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव, ठीक है ना। और V क्या बोला गया है, V का डायमेंशन क्या है एक्चुअली, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 10, इसका मतलब इनका डायमेंशन क्या है 11, क्योंकि इसके अंदर 11 बेसिस के अंदर एलिमेंट कितना है 11 संख्यक, मतलब बेसिस के अंदर एलिमेंट्स है, ठीक है ना, क्लियर। नाउ बोला गया है ए के बारे में बोलो, ये क्या है, ए बी द मैट्रिक्स ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू दीज बेसिस, जो अबव बेसिस है उनके रेस्पेक्ट में टी का मैट्रिक्स फॉर्म, मतलब मैट्रिक्स फाइंड करो। वो मैट्रिक्स को ए से डिनोट कर रहा है। नाउ ए के बारे में बोलो, देखो टी ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा। 0 को क्या लिखोगे, ये जो बेसिस है इनका कॉम्बिनेशन में लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं और क्यों लिखने का कोई जरूरत नहीं है। टी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। टी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते जाओगे, टी ऑफ एक्स पावर 10 क्या हो जाएगा आपका 10 एक्स पावर 9 हो जाएगा। तो आप जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा उसको कैसे लिखोगे भाई, फर्स्ट के लिए जो है वो फर्स्ट कॉलम में लिखोगे 0 0 0 डॉट डॉट करते करते 0 तक ही जाएगा, क्लियर। ये तो 0 तक ही जाएगा ना। ये क्या हो रहा है 1 आ रहा है, तो 1 इंटू 0 0 पूरा का पूरा 0, ठीक है। ये क्या होगा 2x है, इसका मतलब 0 इंटू 1 2 इंटू एक्स, बाकी पूरा का पूरा 0 है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते जाओगे तो जो एंड वाला आएगा 0 0 0 डॉट डॉट करते करते जाएगा, बट यहाँ पे 10 होगा देन 0 होगा, क्योंकि x पावर 9 का कोएफिशिएंट है, समझ में आया, x पावर 9 का कोएफिशिएंट है, ठीक है ना। तो इतना आपका बन रहा है, ठीक है।
तो यहां से क्या लग रहा है, ये 10 क्रॉस, सॉरी ये 10 क्रॉस नहीं है, 11 क्रॉस 11 है, राइट, क्योंकि बेसिस के अंदर 11 नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये 11 क्रॉस 11 मैट्रिक्स है। नाउ देखो को कलर चेंज करते हैं, ये अच्छे से देखना, ये क्या है, इनका जो डायगोनल मतलब मेन डायगोनल जो है ना वो पूरा का पूरा जीरो है, इनका जो मेन डायगोनल है जीरो है, ठीक है ना, इनका जो सुपर डायगोनल है वो ही नॉन जीरो है, बाकी पूरा का पूरा जीरो है, ठीक है ना। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स पूरा का पूरा जीरो है, सम जीरो होगा, ठीक है, बट यहाँ पे ट्रेस क्या बोला गया है, वन, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, भाई डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये क्या है, रुको, ये क्या है, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इनका डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो डिटरमिनेंट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो जीरो से मतलब ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उनका प्रोडक्ट जीरो ही होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में क्या बोला गया है, जीरो है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, कोई नहीं, बट बाकी ऑप्शन को भी चेक कर देते हैं, कोई नहीं। देखो, देयर इज नो एम सच दैट ए पावर एम इक्वल टू जीरो, भाई ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इनका आइगन वैल्यूज क्या होता है, आइगन वैल्यूज क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट, भाई ऑल जीरो, मतलब इनके पास 11 आइगन वैल्यूज है, ऑल जीरोस, देखो ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स आर जीरो, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या भाई, ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो है, इसका मतलब ए पावर 10 तो जीरो होगा ना भाई, भाई ए पावर 10 तो जीरो हो जाएगा ना, जीरो होगा कि नहीं, ए पावर 10 तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, कैसे होगा, ए पावर 10 कैसे जीरो होगा, लेट्स सी, दिखाते हैं आपको, मतलब कहीं पे भी लॉजिकली ना गड़बड़ हो, वो इंपॉर्टेंट है, बोलोगे ये ए पावर 10 कैसे जीरो है, भाई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, ए माइनस एक्स आई इक्वल टू जीरो, मतलब लैम्डा है, अच्छा लैम्डा लेते हैं, ठीक है, इसको करोगे तो डायगोनल में ऑल माइनस लैम्डा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, 0 1 2 डॉट डॉट करके 10, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लैम्डा पावर 11 इक्वल टू जीरो, लैम्डा पावर 11 इक्वल टू जीरो, राइट, देखो तो इसका मतलब ये 10 नहीं होगा, ये 11 होगा, लैम्डा पावर 11 इक्वल टू जीरो, और ये क्या है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैयली थ्योरम, कैयली थ्योरम, कैयली थ्योरम से क्या क्या बोल सकते हैं, ए पावर 11 इक्वल टू जीरो, भाई और कुछ ना बोलो, ए पावर 11 इक्वल टू जीरो तो बोल सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं ए पावर 10 लिख रहे थे, क्यों लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, उनको ए सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बाई कैयली हैमिल्टन थ्योरम, ना बोलना है यहाँ पे कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं कि ए पावर एम जीरो हो जाए, भाई ये तो नेचुरल नंबर है पावर में 11, तो ये ऑप्शन गलत है, आपका सी ऑप्शन गलत हो गया, और ए हैज ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, भाई ये दिख रहा है सीधा सीधा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और इनका डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो, तो क्या होता है, आइगन वैल्यूज ऑल आर जीरो, यहाँ पे बोल रहे हैं हैज ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, नेवर पॉसिबल, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आया, एकदम धीरे धीरे समझना, मतलब ज्यादा लिखने से और ज्यादा जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपको सोचना है क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, फर्स्टली हम लोग ऑलवेज मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए देखते हैं, मैट्रिक्स को फाइंड कर लिए हो तो अपने आप ये ऑप्शन गया, सी डी ऑप्शन गलत हो गया, आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होंगे, ठीक है। चलो सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, ये क्या है, सी भी है बेसिस ऑफ आर स्क्वायर, भाई आर स्क्वायर का बेसिस को फिक्स्ड कर दिया गया है, ई सी को बोल दिया गया है, और टी बोल रहा है, टी ये इक्वल नहीं, टी सच दैट मतलब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में एक मैप है, ठीक है, उसको ऐसे डिफाइन किया गया है, क्लियर, एक्स प्लस वाई, नीचे है एक्स माइनस 2y, ना बोला गया टी सी फाइंड करो, टी सी
फाइंड करो। देखो हम लोग अभी तक स्टैंडर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बेसिस प्रोवाइड कर दिया गया है, उनका नाम दिया है सी, और सी के रेस्पेक्ट में टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने के लिए बोला है। क्या करोगे, आपका काम क्या है, टी ऑफ, देखो दोनों ही आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर है और उनका ही बेसिस सी है, तो सी का फर्स्ट एलिमेंट को लिखोगे ना, ऐसे ही लिखते हैं। टी ऑफ 1 2 को कैलकुलेट करोगे, टी ऑफ 1 2 कैलकुलेट करोगे, ऊपर x प्लस वाई होगा तो 3 हो जाएगा, और ये x माइनस 2y है तो ये -3 हो जाएगा। इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे, सम कॉम्बिनेशन ऑफ जो बेसिस है उनका कॉम्बिनेशन में लिखोगे। यही तो काम है भाई, सी के रेस्पेक्ट में करने के लिए बोला है, तो यही तो करोगे, और तो कुछ नहीं ना, ज्यादा कुछ नहीं करने का जरूरत है। इसको सिंप्लीफाई करके देखो, मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकता हूं। इसको आप ऐसे करोगे, देखो 1 2 2 1 ऐसा है ना, मेरे को पता है, मैं ऐसे करता हूं, आप कर लीजिएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, a इंटू बी इंटू मान लोगे, सिंप्लीफाई करके ए बी का वैल्यू आ जाएगा। आई थिंक ये होगा, ठीक है ना। मैं इसको करता हूं ऐसे, ठीक है। ये क्या हो गया, तो ये 6 माइनस 3 जो भी है कैलकुलेट करके आप कर लेना, ये तो होगा, कॉम्बिनेशन में लिखना है, हो गया। नाउ टी ऑफ आपको 2 1 फाइंड करना है, आपको टी ऑफ 2 1 फाइंड करना है। 2 1 फाइंड करोगे तो क्या होगा, ये आपका 3 होगा और ये आपका 0 होगा, राइट। टी ऑफ 2 1 फाइंड करोगे 3, 0 होगा, और इसको कैसे लिखोगे, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना। कैसे करोगे, वही a इंटू 1, 2 और b इंटू 2, 1 करके सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ए बी का वैल्यू उसको लिख देना, हो गया। हमें क्या करना है, बेसिस प्रोवाइड कर दिया गया है, उन्हीं के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो टी ऑफ बेसिस का फर्स्ट एलिमेंट उनको बेसिस की रेस्पेक्ट में लिख लिया हूं ऑर्डर वाइज। टी ऑफ 2 1 फाइंड किया हूं, उसको भी लिख लिया हूं। नाउ मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, कितना आसान क्वेश्चन था भाई, कितना आसान क्वेश्चन था। टी ऑफ सी, जो नोटेशन दिया है उसको उससे ही डिनोट कर रहा हूं, मैट्रिक्स टी ऑफ सी क्या होगा, ये जो फर्स्ट है उनका जो कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में बैठ जाएगा, -3, 3 हो जाएगा, और ये जो सेकेंड है उनका जो कोएफिशिएंट है वो दूसरा कॉलम में बैठ जाएगा, ठीक है। ये है आपका टीसी। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, देखो -3 3 -2, ये तो गलत है। फर्स्ट ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत लग रहा है, सेकेंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऐसे ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको मतलब बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर है वो एक एक करके मैं पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, वो प्लेलिस्ट से एक एक करके देख लेना। तो थैंक यू एवरीवन।